ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। इसको हम देखते हैं। हमने इस पार्ट्स में इस टॉपिक को करना है। नंबर वन इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन मैन। इसको जरा ओवरव्यू एक देखता हूँ, एक क्लासिफिकेशन में इसकी आपको बताता हूँ, वो दिखाते हैं। उसके बाद ब्लड, इसके बारे में हमने पहले कुछ बात कर ली थी, थोड़ी और डिटेल देखेंगे। हार्ट, इफ वी रीच देयर, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम। ऑफ कोर्स दिस टॉपिक विल नॉट बी कवर्ड इन अ सिंगल लेक्चर। सो फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन मैन। दो किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहे हैं। वन इज रिलेटेड टू योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर इज रिलेटेड टू योर लिम्फेटिक सिस्टम। अल्लाह ताला ने क्यों दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए, एक क्यों नहीं बनाया, एक से काम क्यों नहीं चल रहा था, अभी समझ लेते हैं इस बात को। ये पंखा बंद कर सकते हैं? थैंक यू। ओके, दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोनों का, इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेसिक सेंस क्या हुई? इट इज ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। तो इसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रूल पक्का है, वो क्या है? लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉलिड की बनी हुई चीज होती तो वो एक जगह पे रुक जाती, ये लिक्विड होता, मस्ट है इसमें। दोनों लिक्विड्स होते हैं। अभी देख लेते हैं उसको कौन बनाता है, ये लिक्विडी और फ्लूइडी नेचर कौन देता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो उसका फ्लूइड है जिसको ब्लड कहते हैं, और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड को भी हम देख लेते हैं इन 4-5 हेडिंग्स के अंडर। उसके डेफिनेशन, जनरल उसकी फीचर, कॉम्पोजिशन क्या है, कंपैरिजन, फंक्शन ऑफ ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम एक पंपिंग ऑर्गन बहुत मस्ट है, हम सबको पता है इसकी इंपॉर्टेंस का। हार्ट एंड देन द ब्लड वेसल, जिसमें वो ब्लड को, इस ब्लड को भेजता है। हार्ट को देखेंगे कुछ हेडिंग में, स्ट्रक्चर, कार्डिक साइकिल, ईसीजी, एमडी कैट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। और ब्लड वेसल में कंपैरिजन ऑफ ब्लड वेसल्स जो तीन हमारे पास हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो की थोड़ी इसकी फिजिक्स यहाँ पे आती है, उसको देखेंगे। एंड देन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर की बात करेंगे। अगर ये सिस्टम इतना अच्छा और इतना कंप्लीट है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देन? इसका मतलब है सारा काम तो यही कर रहा है, मेजर सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड सेल्स भी इसी के अंदर हैं सारे के सारे। तो लिम्फेटिक सिस्टम, अब गौर से सुनो, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है? ब्लड की कॉम्पोजिशन 55% इज प्लाज्मा, 45% इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तीन किस्म के। इस पूरे ब्लड में से दो चीजें, एक प्लाज्मा और एक WBC। कौन से बोले? प्लाज्मा एंड WBC आर द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिम्फ इन लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? बताना चाह रहा हूं लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है। तो क्या है उसमें? प्लाज्मा, मतलब वही ब्लड वाला ही एक कंटेंट प्लाज्मा वाला है, और दूसरा कंटेंट कौन है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये दो चीजें उसमें से इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इससे आगे। अगर ये दो चीजें इसमें हैं तो वो दो तो इसमें भी थी। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ पुटिंग? अल्लाह ताला ने क्यों ऐसा किया, क्यों नेचर ने इसको इसमें पुट कर दिया? व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम डूइंग? वो कर क्या रहा है? प्योरीफाइंग द ब्लड। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो मैं क्या बोलूं? प्योरीफाई। मतलब अगर जिसका लिम्फेटिक सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, उसका प्रॉब्लम क्या होने वाला है? उसके ब्लड की प्योरिफिकेशन फ्रॉम व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम एनी। मेरी एक बात बताओ, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, मैंने आपको बताया कि उसमें जो स्लाइवा है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का एक काम है, वो क्या काम है? एसेप्टिक। सेप्सिस, इन्फेक्शन एंड स्टेज है एसेप्सिस, मतलब उधर ही बैक्टीरिया वायरस को मारने की कोशिश कर रहा है। स्टमक में भी एसेप्सिस चल रही है, आगे भी चल रही है एसेप्सिस। रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया कि ये लार्ज डस्ट पार्टिकल नोस्ट्रल में ट्रैप हो जाएंगे, हेयर्स में, पीछे सीलियस स्मॉल को कर लेगा। क्या ट्रैप हो रहा है? सारे ये डस्ट पार्टिकल ट्रैप करने की कोशिश क्या हो रही है कि यार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाए, रोकने की पूरी कोशिश है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस सारे बैरियर्स को एस्केप करके ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ब्लड में भी उनको ऐसे नहीं आगे छोड़ा हुआ, उनको किससे गुजारा हुआ है? लिम्फेटिक सिस्टम से। अब सुनो, लिम्फेटिक सिस्टम का एक आसान कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डिटेल बाद में करेंगे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। लिम्फेटिक सिस्टम के जितने कंपोनेंट है ब्लड से ही आते हैं और वापस ब्लड में जाते हैं। प्लाज्मा और WBC इसके पास अलहदा से नहीं पड़े हुए हैं, ये ब्लड से ही ले रहे हैं। इसका मतलब है जो लिम्फ है वो किससे बनता है? वो ब्लड से बनता है। और ड्रेन भी किस में होता है? ब्लड में होता है। तो क्यों अल्टरनेटिव रूट एक दिया गया, ताकि ब्लड से प्लाज्मा और WBC के साथ साथ कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भी साथ तशरीफ लें, वो भी इसी के साथ किल आउट हो जाए। ये तो सेपरेट सिस्टम ही किलिंग के लिए। देखो ये काम अच्छा सा ब्लड में क्यों नहीं हो पाया, जिसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम बनाना पड़ा, क्योंकि ब्लड में और भी बहुत कुछ चल रहा है यार। ब्लड में आपके आरबीसी भी पड़े हुए हैं, प्लेटलेट भी पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए तो स्पेशल रूट बना दिया गया ना, एक बिल्कुल ऐसे जैसे आपने देखा होगा जब रेस होती है फार्मूला 1 की, तो उस रेस की बड़ी लंबी रेस होती है, कई कई लैप्स उसमें होते हैं,
और गाड़ियां इतनी लंबी नहीं जा सकती, तो दरमियान में क्या करती हैं, वो ब्रेक लेती हैं, साइड पे आती हैं, टायर चेंज करते हैं, फ्यूल करते हैं, वो जस्ट 10-15 सेकंड के अंदर करके, लेकिन उसके लिए उनको रूट चेंज करना पड़ता है। मेन रूट के ऊपर वो ये काम नहीं कर सकती, वो फौरन रूट से उतरती हैं, साइड पे जाती हैं, अपना काम करती हैं, जो भी उनको रिचार्ज किया जाता है, एंड देन अगेन बैक ऑन द रूट। सिमिलर यही होता है। लिम्फ बिल्कुल इस तरह एक साइड रूट है जिसमें निकलेगा प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी आएंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म को साथ लेकर आएंगे, उनको किल करेंगे, उनको खत्म करेंगे, और वापस किस में पहुंच जाएंगे, ब्लड के अंदर आ जाए। हाँ, इसके अलावा लिम्फ एक और भी काम कर रहा है, जो समझो इसको बाय वन गेट वन फ्री में मिला हुआ है। वो क्या है, वो हमने पढ़ा हुआ है पहले, फैट्स की ट्रांसपोर्ट लैक्टियल्स में। ये किसका एक्स्ट्रा काम है, जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेना देना कोई नहीं। फैट को भी प्यूरिफिकेशन की जरूरत इस तरह से नहीं होती। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा काम जो लिम्फ कर रहा है। तो लिम्फ का कॉन्सेप्ट हो गया, और ब्लड का तो खैर अभी कर ही लेते हैं। तो ये अब हम इसको जरा ब्लड को इसको फोकस करते हैं, जो पर्पल में चार हुआ है ब्लड के नीचे। सो डेफिनेशन, जनरल फीचर, कॉम्पोजिशन, कंपैरिजन, ब्लड सेल फंक्शन ऑफ ब्लड. So what is blood? It is basically a tissue. Blood is a tissue. Connective tissue is a body fluid in humans and other animals that deliver necessary substance. अच्छी चीजें सेल को पहुंचानी है और उससे वेस्ट लेके वापस आना। अच्छी चीजें क्या है सेल के लिए? दो हैं। क्या क्या? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और उससे लेके क्या निकलना है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। अच्छा, वो वेस्ट जनरली क्या होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारा सेल जो है ना, बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है। बाय नाइट्रोजनस हम कभी ये क्यों नहीं कहते कार्बन वेस्ट या ऑक्सीजन वेस्ट या कोई और वेस्ट? नाइट्रोजन कंटेंट क्यों? क्योंकि बेटे इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन्स। हमारे सेल में जितनी फंक्शनिंग चल रही है ना, वो एक ही टारगेट की तरफ लेके जा रही है, यार ट्रांसलेशन ठीक से होनी चाहिए। क्या ठीक से होनी चाहिए? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, वो जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वो सही से। मैं अगर आपसे पूछूं, अल्टीमेट काम पूछूं कि अरे हार्मोन अपना काम कैसे करता है, थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा कैसे करता है सेल में जाके? अपनी मर्जी की प्रोटीन बना के। मैं आपसे पूछूं, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कैसे करवा रहा है? सेल में जाके अपनी मर्जी की क्या बनाता है? प्रोटीन बनवाता है। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सारे LH FSH का फंक्शन हमने पढ़ा था कि LH जाता है, लेडीज सेल पे एक्ट करता है मेल्स के अंदर, लेडीज सेल से टेस्टोस, तो वो लेडीज सेल को करता क्या है कि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोटीन, अपनी मर्जी की चीज। अब बात समझ आ रही है? तो प्रोटीन फॉर्मेशन इतनी एक्सक्लूसिव हो रही है हमारे सेल्स में कि ऑटोमेटिकली जो वेस्ट भी बनेगा वो कौन सा होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सेल इससे जान छुड़ाता है, लेकिन किसको देके? ब्लड को। और ब्लड नहीं, इसको अपने पास नहीं रखना, उसको टारगेट टिश्यू में भेजेगा। देखते हैं अभी कहां पे। जनरल फीचर, कलर, व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड? आरबीसी की वजह से। पहले आपने क्या बोलना है? आरबीसी। हाँ, ऑफ कोर्स आरबीसी में हीमोग्लोबिन इज द। मैं आपसे पूछूंगा इसका कलर व्हाइट क्यों नहीं है? व्हाइट डब्ल्यूबीसी भी तो है, या कलरलेस क्यों नहीं है? अमाउंट ऑफ आरबीसी सो मच। हमने डिस्कस किया था 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर इज अ ह्यूज अमाउंट यार। 50 लाख, पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आती सेट कैसे हो इतनी सी जगह, इतनी छोटी सी जगह। स्टिल ठीक है, 7-8 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर है, लेकिन फिर भी यार बहुत हैरानकुन बात। तो इतना नंबर है उनका कि वो कलर ओवरऑल क्या लग जाता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर। एक तो आरबीसी की वजह से और उसमें उनका नंबर इतना ज्यादा, उसकी वजह से। वेट कितना होता है ब्लड का? वेट बॉडी में 1/12 ऑफ आवर बॉडी वेट। मतलब जितना आपका बॉडी वेट है उसको 12 से डिवाइड कर लो, उतना लीटर्स में निकलता है, उतना लीटर्स में होता है। तो एडल्ट में कितना होता है? 5 लीटर। ये एवरेज है, ये मेल टू फीमेल, एज टू एज इसका फर्क आता रहता है। पीएच कितनी होती है एवरेज? 7. इट इज मोर एसिडिक, मोर बेसिक? मोर टुवर्ड्स बेस। 7 है ना न्यूट्रल, तो 7.4 इज स्लाइटली टुवर्ड्स द बेसिक साइड। एक बात याद रखो, दो ब्लड है, आर्टीरियल और वीनस। वीनस ब्लड इज स्लाइटली एसिडिक, मोर एसिडिक देन दी आर्टीरियल ब्लड। याद रखना क्या कह रहा हूं? venous blood is slightly acidic या more acidic than the arterial blood. क्यों? क्योंकि venous में कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो उस कार्बोनिक एसिड की वजह से हमारा venous blood हमेशा उसकी pH थोड़ी सी क्या रहती है? थोड़ी सी नीचे। आपको पता है एमबीबीएस में क्या पढ़ते हैं? एमबीबीएस में pH को क्या पढ़ते हैं? एमबीबीएस में 7.4 नहीं कहते हैं, उसमें कहते हैं इसकी रेंज है 7.35 टू 7.45, जो ब्लड की pH की रेंज है। तो रेंज क्यों बोल रहे हैं, एक क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ब्लड सारा एक जैसा नहीं। 7.35 किसकी होगी? वीनस ब्लड की। और 7.4 से ऊपर किसकी होगी? आर्टीरियल ब्लड। वो मैंने कार्बोनिक एसिड का कॉन्सेप्ट आपको समझा दी, उसकी वजह से ये काम होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, इफ ब्लड सैंपल इज टेकन इन अ वैक्यूटेनर, इट इज रन इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। और सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब रन करते हैं तो इस तरह का कुछ आगे निकलता है। अब इसमें यही कंपोनेंट निकलते हैं। प्लाज्मा 55% ये ऊपर निकल जाता है। देखो जो सेंट्रीफ्यूज काम करता है ना, वो डेंसिटी के हिसाब से काम करता है।
जो हाई डेंसिटी वाले हैं वो नीचे जाए जाते हैं, जो लोअर डेंसिटी वाले ऊपर। इसमें वजन वाली कोई चीज खास नहीं है, बस प्रोटीन्स ही है। और ये जो जितना नंबर एथ्रोसाइड इतने ज्यादा है, इतने वजनी नंबर में इतने ज्यादा नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, सबसे नीचे ये होते हैं। तो रह क्या गया दरमियान में? WBC एंड प्लेटलेट। वो ये दरमियान में ये लिखा है ना बफी कोट, ये बफी कोट, ये दरमियान में वाइट लेयर आपको छोटी सी नजर आ रही होगी। दिस इज बेसिकली कंपोजिंग ऑफ दिस WBC एंड प्लेटलेट, ये दरमियान में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। और नीचे एरिथ्रोसाइट, इवन प्लेटलेट भी कुछ सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। इन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट आर बेसिकली सेल्स ऑफ ब्लड। ये वही है, ये WBC, प्लेटलेट, RBC, ये वही तीनों चीजें। तो इस तरह करके इसमें ये तीन चीजें हमारी, यही तीन पे उसमें आते हैं कॉम्पोजिशन में। तो ब्लड की कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल्स आर 45%, प्लाज्मा में 90% वाटर, बेसिकली द वाटरी नेचर ऑफ द ब्लड इज बिकॉज ऑफ दिस, एंड 10% डिजोल्व्ड। उसमें क्या बताया था आपको? 7 to 9% आर प्रोटीन्स एंड रिमेनिंग अदर आर 1। इसको भी बताता हूँ अदर कितने, 1, इसकी डिवीजन 2 to 3 कैसे भी कर लेते हैं। ब्लड सेल तो 3 आपको बात होगी कि कौन कौन से हैं। अब इसमें प्लाज्मा में मेजर कंटेंट तो वाटर हो गया, वाटर 90%। प्लाज्मा इज प्राइमरीली वाटर। डिजोल्व में इनऑर्गेनिक सिर्फ कितनी परसेंटेज? लेस देन 1, 0.9%। और उसमें से भी देखा गया है मोर देन 2/3 ऑफ 0.9 इज सोडियम क्लोराइड, जो नमक आप खाते हैं। It is very crucial, very important. Shift in the concentration of a particular single ion can create serious disturbances. मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाओगे ना, तो वहां पे जाके आपको सोडियम आयन प्लाज्मा के अंदर, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, इनका लेवल भी याद करना होता है, नॉर्मल लेवल कितना होता है। वो अक्सर नहीं होता है, जो मतलब रिपोर्ट्स जो आती है, रिपोर्ट्स जो टेस्ट करवाए हैं नॉर्मल लेवल के साथ होते हैं। तो वहां पे आपको नॉर्मल लेवल याद करना होता है। क्यों याद करना होता है? दैट इज वेरी क्रूशियल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सोडियम का प्लाज्मा में नॉर्मल लेवल है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट की भी बात नहीं करें, कितना है? 135 to 145। किसी पेशेंट में करवाया गया, उसका सोडियम 130 था। 135 से 130 कोई बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, करीब करीब ही है। इट कैन क्रिएट सीरियस डिस्टर्बेंस इन द पेशेंट। आपको पता है आपकी नर्व इंपल्स कंडक्शन सारी सोडियम आइंस के साथ है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। तो सोचो प्लाज्मा में सोडियम कम है, तो वो बाहर से अंदर इतने ज्यादा नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इंपैक्ट है इस चीज का। इसलिए जो बात लिखी हुई ना, कैन क्रिएट सीरियस डिस्टर्बेंसेस। कैल्शियम आइंस, आपका कैल्शियम बड़ा, आपका कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम पे चल रही है, आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड ह्यूज बोन्स और पता नहीं क्या कुछ, आपके हार्मोन्स तो इसके साथ एसोसिएटेड है। सोचो उसका लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, सीरियस प्रॉब्लम होने वाली। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट, आइंस इतने है, लेस देन 1% है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा में। और क्या है? तो मेजर है प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 9%। ऑल आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर एक्सेप्ट दी इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज हैं, और इनको कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उस तरफ निकल गई बात। एंटीबॉडी ट्रेवल हमेशा प्लाज्मा में करेंगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो लिवर से नहीं आ रही हैं बन के, वो कहां से आ रही हैं? कहां से आ रही हैं? लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी स्पेशली। फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स अब सब गौर से सुन लेना। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और इम्यूनोग्लोबुलिन। ये 7 to 9% है, इसलिए आगे भी पता होना चाहिए, एक स्टेप आगे जाना है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के फंक्शन सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है। गौर से देखना यहां पे यार, बोर्ड मार्कर प्लीज शकील से पकड़ना जल्दी से। दोनों के दो फंक्शन बोल रहा हूं पहले, इधर देखो। एल्ब्यूमिन मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ग्लोबुलिन मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। दोनों के सेम फंक्शन लिखे हुए, ऑर्डर का फर्क। ऑर्डर सुन लो, एल्ब्यूमिन का ऑर्डर एग्जैक्टली यही है, मेजर काम इसका ये, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना, माइनर काम ये। थैंक यू। एल्ब्यूमिन का क्या बता रहा हूं, मेजर काम क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर। माइनर काम क्या है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करना। ग्लोबुलिन का मेजर काम ये है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। माइनर काम क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन। ऑनकोटिक प्रेशर का एक दूसरा नाम भी है, लिख लेना इसको कहीं पे, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। द अदर नेम फॉर ऑनकोटिक प्रेशर इज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। बायोलॉजी में कभी भी कोलॉइड का वर्ड सुनना है ना आज के बाद, कोलॉइड का, पता है क्या बेल रिंग करनी चाहिए माइंड में? प्रोटीन्स की बात हो रही है।
किसकी बात हो रही है? कोलॉइड्स आर ऑलवेज प्रोटीन इन बायोलॉजी, ऑलवेज। तो कुछ बात बन रही है, कुछ समझ आ रहा है? कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोटीन वाटर प्रेशर। अगर मैं सिंपल एक ट्रांसलेट करूं इन फिक्रों को, तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रोटीन वाटर प्रेशर। इसको बस अभी इतना ही समझ लो, मैं इसकी डिटेल में, मुझे एक पूरा लेक्चर चाहिए सिर्फ इसको समझाने के लिए कि वो प्रोटीन्स कैसे वाटर को पुल करके प्रेशर जनरेट करते हैं, एक सेपरेट थ्योरी, उस तरफ मैं नहीं जा रहा, भाई इतना याद रखो। अगर एल्ब्यूमिन नहीं होगा ना प्लाज्मा के अंदर या कम हो जाएगा, तो ये प्रेशर जनरेट नहीं कर सकता जो नॉर्मली कर रहा है, और वो बहुत जरूरी है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, बहुत जरूरी है वो, ब्लड के फ्लो के लिए प्रेशर बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा में कौन कौन मेंटेन कर रहा है? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। मैं आपसे पूछूं ज्यादा कौन कर रहा है? 75% रोल एल्ब्यूमिन का, सिर्फ 25% रोल किसका है? ग्लोबुलिन, इस प्रेशर को मेंटेन कर। एंड ऑपोजिट इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, वो मेजर रोल किसका है? ग्लोबुलिन का। थोड़ा सा रोल कौन प्ले करे? एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन का क्या काम है? बड़े फेमस प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ये मेजर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, मेजर। ये देखो, फाइब्रिनोजिन टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, प्रोथ्रोम्बिन इज कैटलिस्ट इन दिस प्रोसेस। तो दोनों के बड़े इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनोग्लोबुलिन का आपको पता ही, एंटीबॉडी क्या करती हैं? प्ले रोल इन बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, इननेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं होती, सिर्फ तब बनती है जब जरूरत होती है, और तब बन के क्या करती है? बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है। और क्या क्या चीजें मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ बताया था, और क्या क्या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। उस ऑर्गेनिक में क्या है? ग्लूकोज, फैट, फॉस्फोलिपिड, अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड जो मसल बना रहा है, जो एनारोबिक में बन रहा होता है, वो भी निकाल के फेंक रहा होता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इन मसल बाय ग्लाइकोलिसिस, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू दी लिवर, लिवर में जाके रीयूज हो जाता है। अब मजे की बात बताऊं, लैक्टिक एसिड कभी वेस्ट, वक्ती तौर पे वेस्ट होता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, आपको पता नहीं, अगर जब नई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वो खलियां पड़ने का एक कॉन्सेप्ट, यार मेरी खिंचाव हो गया, टांग में दर्द शुरू हो गई है, अगर आप कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दोबारा नहीं पड़ती, क्योंकि वो बॉडी एक उसका अपना, उसका बिल्कुल एक हीमोडायनामिक्स बिल्कुल एक नया एडजस्ट हो जाता है, ब्लड वेसल खुल जाती है, लैक्टिक एसिड बनना खत्म हो जाता है। वो बन भी जाए तो लिवर जाता है, और लिवर पता है क्या करते हैं? उस लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जाने वेस्ट नहीं होने देता। लैक्टिक एसिड बना भी तो ग्लूकोज से ही है ना, ग्लूकोज, पायरोवेट, लैक्टिक एसिड। तो अगर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता जा रहा है, एसिड पीएच ड्रॉप होती जा रही है, इट इज डेंजरस फॉर द सेल एंड बॉडी। तो लिवर उसको फौरी तौर पे वापस किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज। वो दोबारा ब्लड में आती है ताकि सेल दोबारा यूज कर ले। आपने 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़े हैं मसल्स के लिए, कौन कौन से? पहला पढ़ा था स्टोर्ड ग्लाइकोजन, दूसरा क्या पढ़ा था? क्रेटिन फॉस्फेट, तीसरा क्या पढ़ा था? लैक्टिक एसिड इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउ? दिस इज हाउ goes to the liver, convert back into glucose and can be reused. This is also, अगर अकेला लैक्टिक एसिड हमेशा लैक्टिक एसिड ही रहता ना, कभी हमारे फायदे की चीज नहीं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो लिवर करता है, और ऑफ कोर्स ब्लड उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। इसका एक साइकिल भी, इसको कोरी साइकिल भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज मेटाबोलाइज्ड टू सम एक्सटेंट, कोलेस्ट्रॉल भी एक इंपॉर्टेंट है, इज आल्सो सर्व एज प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। जल्दी से मुझे बताओ 4 फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल के? मैंने बारहा बताए हुए हैं। मेम्ब्रेन्स में एक ये लिखा हुआ है, स्टीरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन, और सर आप बस थोड़ा थोड़ा बोलते जाएं, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं साथ साथ। सेल मेम्ब्रेन हो गया, स्टीरॉयड हो गया, और चले जाओ खलाओं के अंदर, बाइल फॉर्मेशन, थैंक यू, बाइल सॉल्ट, और चौथा विटामिन डी फॉर्मेशन। ठीक हो गया? ये 4 फंक्शन ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के याद रखने हैं, डिफरेंट एंगल से टच होंगे। कोलेस्ट्रॉल की एक और बात भी मैंने आपको बताई थी, कोलेस्ट्रॉल इज ईटन, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, बट इफ ईटन और सिंथेसाइज कैन नॉट बी डिग्रेडेड। देयर इज नो एंजाइम नेमिंग कोलेस्ट्रेज इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं। समझ गए ना? जो कोलेस्ट्रॉल एक दफा बन गया ना या आ गया, वो डिग्रेड टूटेगा नहीं। हाँ, बॉडी से निकल जरूर सकता है, बाय एक्सरसाइज फीसिस में निकल जाएगा, लेकिन टूट के नहीं जाएगा। बात समझ आ गई? वो कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन कंपाउंड है, 4 रिंग्स होते हैं, वैसा ही रहता है हमेशा। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको इसकी बात की थी, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की इतनी मेटाबॉलिज्म चल रही है कि उसके रिजल्ट में बनता है, कैरिड फ्रॉम लीवर टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होकर पहले लीवर को जाता है, लिवर उसको इकट्ठा करके यूरिया बनाता है, और यूरिया बना के किसको दे देता है? किडनी को, ताकि भाई इसको निकालो। यूरिया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। किडनी एक्सक्रीट करता है, लेकिन ऑफ कोर्स नया भी तो बन के आ रहा है ना, देयर इज ऑलवेज सम लेवल। मतलब आपके जहन में सर ये तो जीरो होना चाहिए,
लेकिन जीरो तब होना अगर पीछे से बनना खत्म हो जाए, तो फिर तो किडनी निकाल के जीरो कर देगा। लेकिन हर वक्त पीछे से भी आ रहा है, हाँ किडनी ने निकालते भी रहना है, तो देयर इज अ माइन्यूट लेवल जो हर वक्त मौजूद रहता है। उसका नॉर्मल लेवल है, हमें पता होता है कि अगर यूरिया की अमाउंट 40 से नीचे है ना ब्लड में, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हम कहते हैं नॉर्मल है, मतलब किडनी ठीक काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी अमाउंट 50 से ऊपर जाती है, एक अलार्मिंग साइन डॉक्टर के जरिए, यार नो दिस इज नॉट गुड, किडनी का कोई काम खराब हो रहा है। क्यों बढ़ना शुरू हो गया ब्लड में? क्योंकि किडनी से निकल नहीं रहा। क्रेटिनिन भी एक चीज हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था। हार्मोन्स, ये भी एक ऑफ कोर्स ब्लड में ट्रेवल करते हैं। ऑल हार्मोन्स कैरिड बाय ब्लड, सो दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा और गैसेस, वो भी सारी इसमें ट्रेवल करती हैं। तो ये सारे हमने प्लाज्मा के कंटेंट पढ़ लिए। जल्दी से रिवाइज कर दो, कौन कौन से थे? वाटर, उसके बाद इनऑर्गेनिक लेस देन 1% लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 9, मतलब वाटर के बाद द मेजर कंटेंट इज द प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे हमने 5 पढ़ी, कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के अलावा बाकी चारों कहां बनती हैं? लिवर में। इम्यूनोग्लोबुलिन लिम्फोसाइट से बनते हैं। फंक्शन हमने पढ़ा, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन के फंक्शन सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है। ऑनकॉटिक प्रेशर, प्लाज्मा प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, लेकिन एल्ब्यूमिन में 1 ऑनकॉटिक, 2 एज अ बाइंडिंग, ग्लोबुलिन में 1 एज अ बाइंडिंग, 2 एज ऑनकॉटिक। फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग करवाते भी हैं, उसमें हेल्प भी करते हैं, प्रोसेस सारा उठाते हैं। और उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन का काम डिफेंस में काम आ जाए। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजफुल है, ये सेल को चाहिए, न्यूट्रिशन के तौर पे यूज करता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। लैक्टिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक है, लेकिन ये वेस्ट है। उसके बाद आगे हमने क्या चीज की? द नेक्स्ट नाइट्रोजन वेस्ट जो बनता है, ऑफ कोर्स जा रहा है, कैसे पहुंचता है, और फाइनली द हार्मोन एंड गैसेस। अब आगे आते हैं ब्लड सेल्स पे, ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं। कुछ एमसीक्यू पहले करते हैं, फिर आगे जाते हैं। A person is weighing 60 kg, what will be the approximate weight of his blood? कैसे कैलकुलेट किया? 60 डिवाइडेड बाय 12, जो भी वेट होगा उसको 12 से डिवाइड कर देना है। हाँ, आइडियली इट शुड बी लीटर, लेकिन ऑफ कोर्स वो सब में उसने असल में किया ना, वेट ऑफ हिज ब्लड, तो वेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन केजीज। ऑफ कोर्स आइडियली लिक्विड हमेशा लीटर्स में होता है, सॉलिड हमेशा केजीज में होता है, यूजुअली तो हम ये करते हैं जी। इनऑर्गेनिक एंड सॉल्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा? 0.9। मेमोरी क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच? 7.4। अच्छा नोट करो, जितने मेमोरीज वाले भी रिसेंट पढ़े होते हैं, कैसे जल्दी आंसर आता है। मेक देम एज दीज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन एमडीकैट प्लीज, प्लीज। इसको इतना जल्दी ही करना आना चाहिए। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसीज में से किसका होता है? लिम्फॉइड टिश्यू में कौन से बनते हैं? द कौन कौन से थे? ग्रेनुलोसाइट कौन से थे? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट लिम्फॉइड टिश्यू में। Which one is correct for RBC? Biconcave, non-nucleated circular, biconvex, non-nucleated oval, biconcave, non-nucleated oval, biconcave, nucleated circular। कौन से दो ऑप्शन नहीं बनते? डेल्टा नहीं बनता और एक नहीं बनता, बीटा नहीं बनता, बाइकन्वेक्स लिखा हुआ है, तो दोनों ही आउट हो गए। सर यस, हाँ आपने बताया तो यस, वरना बिल्कुल कोई पता नहीं था। तो अब अल्फा और चार्ली में से कौन सा आंसर है? अब देख लो, मेरी बात सुनो, इतना सा भी डाउट है ना कि सर्कुलर है कि ओवल है, एमसीक्यू गया। मैं आपको पहले भी बताया था, अभी कल के लेक्चर में बात की है मैंने। एमसीक्यू एक ऐसा सिस्टम है चेक करने के लिए कि आपके माइंड में इतना सा भी डाउट है ना, वो खुल के सामने निकल के आ जाता है। आप जुबानी सुनाते हुए भी कई चीजें स्किप कर सकते हो, आप लिखते हुए कई चीजें अपने डाउट स्किप कर सकते हो। एमसीक्यू में डाउट स्किप नहीं होता, एमसीक्यू में डाउट सामने आ जाते हैं, इसलिए इसका बड़ा प्रीसाइज कॉन्सेप्ट चाहिए। सो अब कंपैरिजन, मैं एक टेबल दिखाता हूं आपको, इसमें ये सारी चीजें जो भी हैं इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। ये आपसे टेबल शेयर हो जाएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, नेम, कलर, फॉर्मेशन, साइज, शेप, क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में अमाउंट कितनी है, स्ट्रक्चर, लाइफ स्पैन, फंक्शन एंड टाइप। नेम, आरबीसी का दूसरा नेम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट। तो जरूरी नहीं है कि एमडी कैट में वो सीधा सीधा प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का नाम यूज करें, ये भी कर सकते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक डिजीज है जिसमें आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है।
वो एरिथ्रोब्लास्ट का नाम यहां से ही आ रहा है। कलर रेड कलर के हमें पता ही है, दोनों कलरलेस। डब्ल्यूबीसी कहने को व्हाइट होते हैं, वो व्हाइट बनते हैं आरबीसी से कंपेयर करके, लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ का सिर्फ डिफरेंट है आरबीसी का, लिवर सप्लीन। एडल्ट लाइफ में रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एम्ब्रियोनिक में बनते नहीं है, अगर एम्ब्रियोनिक में भी बनेंगे तो भी किस में बनेंगे, रेड बोन मैरो। एडल्ट में भी बनेंगे तो किस में बनेंगे, मतलब इसको ये ना कहीं याद कर लेना कि रेड बोन मैरो का मतलब ही एडल्ट है, नहीं। बोन्स बन जाती हैं बच्चे की, रेड बोन मैरो बहुत कम अमाउंट में सही लेकिन बन गया होता है और वो वहां पे काम शुरू कर देता है। साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर। these are greater than RBCs and these are smaller than RBC। प्लेटलेट तो बेसिकली सेल हैं भी नहीं, फ्रेगमेंट है छोटे छोटे से मेगा कैरियोसाइट के। शेप क्या है, बाई कनकेव। अभी एमसीक्यू में बाई कन्वेक्स बाई कनकेव, बाई कनकेव होती है। बाई कनकेव तो शेप समझते हो ना कैसी होती है, शेप वेरिएबल। डब्ल्यूबीसी की न्यूक्लियस की शेप ज्यादा मैटर करती है क्लासिफिकेशन में, मल्टी लोब्ड बाई लोब न्यूक्लियस की शेप है, सेल की नहीं है। नो स्पेसिफिक शेप प्लेटलेट की भी। नंबर पे आ जाते हैं, क्यूबिक मिलीमीटर। मेल के लिए 5 मिलियन प्लस माइनस 0.5, प्लस माइनस 0.5 का मतलब है मेल की रेंज है 4.5 to 5.5 और फीमेल की रेंज है 3.5 to 4.5। व्हाई द नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इज लेसर इन फीमेल देन मेल। फीमेल में कंटेंट कम है आरबीसी का, मेल। अच्छा इसमें याद हमेशा रखना, एक्चुअली फीमेल में कम नहीं है, मेल में ज्यादा है। फीमेल में नॉर्मल है, मेल में ज्यादा। मेल में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अच्छा अगली बात कि टेस्टोस्टेरोन का आरबीसी के साथ क्या लेना देना है। टेस्टोस्टेरोन किडनी में जाके ना एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है मेल्स के अंदर, उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। वो जाके बोन मैरो पे एक्ट करता है और बोन मैरो पे आरबीसी की प्रोडक्शन को क्या कर देता है, इनहांस कर देता है। और वो टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल्स में हर वक्त मौजूद है, तो हर वक्त इरिथ्रोपोइटिन, तो हर वक्त आरबीसी फॉर्मेशन ज्यादा, तो कांस्टेंट हमेशा आरबीसी हमेशा काउंट ज्यादा रहेगा। और एक बड़ी माइनर रीजन, सिर्फ 10% या 15% कह लो रीजन है कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस होता है, लेकिन दैट इज जस्ट 10-15%, वो मेजर रीजन नहीं है। मेजर रीजन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होता ही नहीं, पहले नहीं फिर होता है कि नहीं, कहां से आता है। पिछले पढ़े हुए टॉपिक पे तो ऐसे मुंह होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या पूछ के लिए इनसे। ये बेटे हमने दोबारा नहीं पढ़ना इंशाल्लाह, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपने बताना है मुझे जी। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन थे, कॉर्टिसोल, कॉर्टिस। मैं रुक जाऊंगा ना वहीं साथ ही, पीछे भी जाते हैं। हाँ सर कॉर्टिसोल का कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और एड्रीनल एंड्रोजन। वो जो एड्रीनल एंड्रोजन थे वो क्या थे, वो टेस्टोस्टेरॉन। तो फीमेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन, लेकिन दिस इज मेल से कंपैरिजन करो जस्ट 5%। जो मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट निकालो ना, 5% फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, 95% फ्रॉम टेस्टिस। तो वही वाला 5% अगर फीमेल में भी है तो इतना ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन भी प्रोड्यूस नहीं करवा सकेगा, इतना ज्यादा आरबीसी भी नहीं आने वाला। मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहा हूं, मतलब आपके जहन में कोई कहते यार टेस्टोस्टेरोन तो फीमेल में भी होता है, आप फिर डाउट में आ जाओगे यार फिर फीमेल में आरबीसी क्यों कम है। तो मैं क्लियर कर रहा हूं, वो इतना कम है टेस्टोस्टेरोन के वो की काम नहीं कर सकता, तो ये रीजन याद रखनी है आपने। डब्ल्यूबीसी 7,000 तो 8,000, लेकिन वाइड रेंज करो तो 4 to 11,000 है। 2,50,000 एक मीन वैल्यू है, अगेन रेंज करो तो 150,000 to 450,000। स्ट्रक्चर, मैच्योर सेल का स्ट्रक्चर लिखा है। मैच्योर आरबीसी में नो न्यूक्लियस, 95% हीमोग्लोबिन, मतलब इट इज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन, 5% एंजाइम, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स। ये एंजाइम पता कौन से, ग्लाइकोलिसिस के, ये हो रहा है आरबीसी के अंदर। डब्ल्यूबीसी वेरिएबल न्यूक्लियस होता है, ये इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज में डीएनए है। नो न्यूक्लियस, अगेन जस्ट लाइक आरबीसी। लाइफ स्पैन सिर्फ आरबीसी का ही पता है जो फिक्स है, 120 डेज 4 मंथ, ये पक्का है इसका 4 महीने के लिए। वेरिएबल वेरी शॉर्ट, ये सबसे कम है, मतलब वेरी, तो क्योंकि इसकी जरूरत के हिसाब से वो ज्यादा ब्लीड हो रही है तो इसका लाइफ स्पैन बिल्कुल कम हो जाता है, जल्दी जल्दी यूज हो रहे हैं, अगर नहीं जरूरत तो थोड़ा सा 8 डेज तक भी चला जाता है। जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो अगले 4 महीने तक ब्लड मत दें दोबारा, क्योंकि तो 4 महीने लगेंगे, वो जो आपका ब्लड निकल गया आरबीसी, उसको रिप्लेस करने के लिए, आरबीसी आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 मंथ्स लग जाए।
क्योंकि 4 मंथ लाइफ ड्यूरेशन, तो एकदम ही निकल गए ना, वो तो अभी डेड तो नहीं हुए थे, या उनका 120 डे ड्यूरेशन पूरा तो नहीं हुआ जो आपने ब्लड डोनेट किए, तो वो तो आपके चलेंगे तुमको रिप्लेस करने के लिए। तो इसलिए इट ऑलवेज सजेस्टेड व्हेनेवर यू डोनेट ब्लड, इट्स अ वेरी हम्बल कॉज, इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी प्रेस्टिजियस टास्क, बट द थिंग इज अगेन यू हैव टू सी द डिफरेंट बाउंड्रीज हियर एज वेल। तो बाउंड्रीज क्या हैं कि ऑफकोर्स अगर दे दो, सबसे पहले क्राइटेरिया याद रखिएगा, बात आगे तो मेरे जहन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जब ब्लड डोनेट करना है तो सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन बहुत मैटर करता है। ब्लड डोनेशन में यूजली देयर इज ऑलवेज एन इमोशनल रिस्पॉन्स, कि अब ब्लड डोनेट करना है, बहुत अच्छी बात है, ब्लड डोनेशन सोसाइटी है, उसका पार्ट बनना है। इन एवरी मेडिकल कॉलेज इन पाकिस्तान अक्रॉस दिस अ वेरी गुड थिंग, देयर इज ऑलवेज अ पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, देयर इज ऑलवेज अ ब्लड डोनेशन सोसाइटी, एंड स्टूडेंट उसको रन कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा चला रहे होते हैं, उनका पूरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है कि इसका क्या ब्लड ग्रुप है, वक्त आने पर उससे रब्ता करके पेशेंट के लिए, अपने स्टूडेंट्स के रिलेटिव के लिए कभी जरूरत पड़ जाती है तो ब्लड। लेकिन अगेन वन बेसिक क्राइटेरिया इज नॉट लाइक कि आप कोई भी दे सकता है, अपना हीमोग्लोबिन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, स्पेशली बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, एनी टाइम इन योर लाइफ अगर आपको ब्लड डोनेट करना, आप फैमिली में करना है तो उसके क्राइटेरिया कुछ और है, वो आपको पता है कि आप चल जाता है, नहीं यार मत देना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के लिए भी आपको ब्लड डोनेट करना है, अपना हीमोग्लोबिन याद रखिएगा 13 से कम पे नहीं देना, स्पेशली फीमेल साइड पे बता, 13 अपने कट ऑफ वैल्यू जेन में रख लो कि अगर एचबी 13 से नीचे आ रहा है ना, तो ब्लड डोनेट नहीं करना, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा आपके ऊपर, डायरेक्ट इंपैक्ट। आप ब्लड दे दोगे ना, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते तक लग जाएंगे आपको नॉर्मल होते हुए, आपकी कंसंट्रेशन लूज होनी शुरू हो जाएगी, थकना जल्दी शुरू हो जाओगे। जिनका 30 से नीचे उनकी बात करूं, जब वो ब्लड डोनेट कर देते हैं, क्योंकि एचबी एकदम ड्रॉप डाउन करता है, वो 11 पे चला जाएगा, 10 पे आ जाएगा। तो इसलिए ये आप हमेशा जहन में रखना। हमारे तो एक सर कहा करते थे कि 14-15 तक जहन में रखो उसको, इतना जहन में रखो, लेकिन इतना कम ही होते हैं चांसेस, तो लेकिन 13 तो कट ऑफ रखो, इससे नीचे कभी ब्लड डोनेट नहीं करना, क्योंकि ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम करेगा बजाय के बेनिफिट देने की, उससे ऊपर आप बर्दाश्त कर जाओगे। तो ये जहन में रखना, एक तो एचपी मैटर करता है, और उसके बाद 4 महीने तक दोबारा ब्लड नहीं देना, क्योंकि अगर आपने 4 महीने से पहले दोबारा ब्लड दे दिया तो फिर आपको ब्लड लगना पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। फंक्शन क्या, फंक्शन आरबीसी का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड यू इम्यूनिटी एंड दे हेल्प इन क्लॉटिंग। एक्चुअली पता है प्लेटलेट का फंक्शन करना क्या चाहिए, दे स्टॉप द ब्लीडिंग, इनका ज्यादा अच्छा फंक्शन, ज्यादा अच्छी लाइन है याद रखने के लिए। क्लॉट तो बाद में बनता है, पहले ब्लीड रुकता है फिर क्लॉट बनता है, प्लेटलेट ब्लीड को रोक देते हैं, तो क्लॉट को बाद में क्लॉटिंग प्रोटीन्स। टाइप आरबीसी सारे एक जैसे होते हैं, अभी आपने उसकी पढ़ा, बाई कनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर, सारे एक जैसे होते हैं। डब्ल्यूबीसी की टाइप ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, अभी देखते हैं आगे, प्लेटलेट की भी आगे कोई टाइप नहीं है। इनके स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाले तीनों में कॉमन क्या है, नो नो ग्रेनुलो, तीनों ग्रेनुलोसाइट है, फिल फैमिली, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। आपको क्या बताया था कि इनको आगे जब क्लासिफाई करने ग्रेनुलोसाइट को, मल्टीलोब्ड, बायलोब्ड, मल्टीलोब्ड एक ही है न्यूट्रोफिल, और मल्टीलोब न्यूक्लियस। इओसिनोफिल और बेसोफिल दोनों बायलोब न्यूक्लियस है। फर्क कैसे करना है, पिंक ग्रेन्यूल्स एंड बी फॉर बेसोफिल, बी फॉर ब्लू ग्रेन्यूल्स, पर्पल और ब्लू, ब्लू याद करना ज्यादा आसान है। तो ब्लू ग्रेन्यूल दोनों बाइलोब्ड है, लेकिन फर्क क्या है, ग्रेन्यूल्स के कलर का फर्क है, स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक का फर्क। ये नीचे कौन से बने हुए हैं दोनों, एक ग्रेनुलोसाइट, देखो इसमें ग्रेन्यूल नजर भी नहीं आ रहे, दोनों का न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा है, लेकिन फर्क क्या था, मैंने अगेन आपको बताया था, इसका ब्लू लार्ज, इसका पिंकिश होता है, जरा किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, थोड़ा सा मोनोसाइट्स की बात करें, और प्लेटेड आरबीसी की तो बात हमने पहले करी ली। अब इसका टेबल देखते हैं डब्ल्यूबीसी का, इसको कंपेयर करने के लिए, which we have already gone through that in quite a good detail. न्यूट्रोफिल, मल्टीलोब न्यूक्लियस, स्मॉल पिंक कह लो, लेकिन एक्चुअली इसमें स्टेरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। परसेंटेज, द डब्ल्यूबीसी विद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ परसेंटेज 62% of what, वाइट ब्लड सेल्स, इट्स नॉट 62% ऑफ प्लाज्मा और ब्लड सेल, प्लाज्मा में तो खैर काउंट ही नहीं करेंगे, वो जो ब्लड सेल 45% कह रहे हो उसका भी 62 नहीं है, ये सिर्फ डब्ल्यूबीसी अगर 100% लें, जो 5 सेल हैं अगर उनको 100% करें, उसमें से 62% कौन है, मतलब ये तो यार मोर देन 230 बन गया ऑलमोस्ट, इतनी ज्यादा अमाउंट है इनकी, तो काफी हाई अमाउंट में है। काम क्या कर रहे हैं, फैगोसाइड। इसके काम ना मैं सबके समझाता हूँ, एंड पे इकट्ठे करवाता हूँ काम, वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इओसिनोफिल, बायलोब, बेसोफिल, बायलोब, फर्क कैसे करें, पिंक ग्रेन्यूल्स, लार्ज पर्पल ब्लू ग्रेन्यूल्स, 2%, 1%, बेसोफिल बल्कि 1 से भी कम होते हैं, द डब्ल्यूबीसी विद लीस्ट अमाउंट इन द ब्लड, ये हाईएस्ट अमाउंट है ना,
ये लीस्ट अमाउंट बेसोफिल। फंक्शन में करवाता हूं आपको, इकट्ठे करवाता हूं। एक ग्रेनुलोसाइट आ गए, ग्रेन्यूल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कौन कौन से हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ब्लू, पिंक और किडनी शेप्ड होता है इसमें। लार्ज न्यूक्लियस, स्मॉल रिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, नो ग्रेन्यूल्स, सेकंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ WBC 32% आफ्टर न्यूट्रोफिल्स। और फाइनली कौन से? मोनोसाइट 3%। अब मैं फंक्शंस पे आता हूं, जरा इधर देखना क्या फंक्शन लिखा हुआ है इसका, फेगोसाइटोसिस। एक फंक्शन और साथ इंक्लूड करना है आपने, लिख लेना बुक्स के ऊपर। दे ऑल्सो हेल्प इन काउंटरिंग द एक्यूट इन्फेक्शंस। न्यूट्रोफिल काउंटर व्हाट? एक्यूट इन्फेक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एक्यूट? एक्यूट मींस ऑनसेट बहुत जल्दी है। एक्यूट का मतलब क्या है? आप सुबह बिल्कुल ठीक थे, शाम को बुखार हो गया, 1 घंटे के अंदर तबीयत खराब हो जाना, ये क्या होता है? एक्यूट। क्रॉनिक क्या होता है? ऑनसेट डिलेड। आपको हल्का हल्का गले में दर्द शुरू हुई है, 3 4 5 6 दिन हो गए, अब वो दर्द एक बड़ी है, फिर खांसी में कन्वर्ट हुई है, ये कौन सा है? ये क्रॉनिक। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होना, वो हमेशा क्रॉनिक डेवलपमेंट है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, किडनी फेल हो रहा है लेकिन पिछले कोई 1 साल से बंदे को लग रहा है मेरा यूरिन में कम आ रहा है, मुझे यूरिन वैसे नहीं आ रहा जैसे पहले आता था, आहिस्ता आहिस्ता ड्राउजीनेस शुरू हो गई, उसको लग रहा है यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। डॉक्टर के पास गया, उसने कहा तुम तो ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिया क्रिएटिनिन रेज, तुम्हें तो क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो क्रॉनिक इनका फर्क बढ़ का ऑनसेट क्या है? दोनों ही डेंजरस हो सकते हैं, दोनों बड़े लीथल हो सकते हैं, दोनों में डेथ हो सकती है, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है? ऑनसेट में टाइम कितना लग रहा है। बात समझ आ गई? एक्यूट। एक्यूट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फॉरन बॉडी पे अटैक करती हैं, जल्दी अटैक करती हैं, उनमें कौन ज्यादा काम कर रहा है? न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल और बेसोफिल को कंपैरिजन में करवाऊंगा, इसका एमसीक्यू भी ऐसे आता है, मेरे पास है भी, मैं दिखाता हूं। किलिंग ऑफ पैरासाइट, एक तो इओसिनोफिल किस में हेल्प करता है? पैरासिटिक इन्फेक्शन। याद है मलेरिया का टॉपिक किया था हमने, आर्थ्रोपोड्स एनिमिलिया, मलेरिया की बात की थी, कॉज बाय प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट। तो इसका मतलब है मलेरिया में कौन से WBC बढ़ जाएंगे? इओसिनोफिल। बेटे जो इन्फेक्शन होती है ना उनमें WBC का नंबर बढ़ जाता है, क्यों? उनकी जरूरत ज्यादा है ना, फाइट ज्यादा कर रहे हैं। जैसे अगर खुदा ना खास्ता किसी बॉर्डर पे जंग लगी हो तो उस बॉर्डर पे फौजी बढ़ा देते हैं बाकी से हटा के, बिल्कुल इसी तरह जो इन्फेक्शन बॉडी में ज्यादा हो उसको काउंटर करने के लिए WBC की अमाउंट बढ़ जाती है। किसी में न्यूट्रोफिल ज्यादा है, क्या मतलब है? एक्यूट इन्फेक्शन का इशू। किसी में इओसिनोफिल काउंट ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है? पैरासिटिक इन्फेक्शन। और किसी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा है, एलर्जी का इशू है। बेसो एलर्जी की एग्जांपल है कोई एलर्जिक डिजीज? एस्थमा बड़ा कॉमन है, फूड एलर्जीज भी होती हैं, कोई पीनट एलर्जी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज। उन सब बंदों के अंदर बेसोफिल का लेवल क्या होगा? रेज्ड हुआ, 1% से तो ऊपर गया होगा, पक्की बात। आपको कोई भी इन्फेक्शन हो, डॉक्टर आपका WBC काउंट करवाता है और WBC काउंट ओवरऑल 11,000 अपर लिमिट है, वो 12 पे गया हुआ है, 13 पे गया हुआ है, तो अगला सेंस क्या है? कॉमन सेंस क्या है? यार कौन से वाला WBC ज्यादा है, बस ये देखना होता है। और जैसे ही देखते हैं न्यूट्रोफिल ज्यादा है तो अंदाजा हो जाता है कि आइडिया, अच्छा ये इस तरह, फिर वो जब कंप्लेन पूछता है तो ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस पे पहुंच जाता है। ऐसे हेल्प हो जाता है टेस्टिंग से। बेसोफिल डिफरेंशिएट इनटू मास्ट सेल, किसमें डिफरेंशिएट होते हैं? जैसे मोनोसाइट किसमें डिफरेंशिएट होते हैं? मैक्रोफेज में। बेसोफिल किसमें होते हैं? मास्ट सेल। अभी अगली बात देखो, एक काम ये ऑपोजिट कर रहे हैं एक दूसरे की, इओसिनोफिल बेसोफिल एक काम ऑपोजिट कर रहे हैं। इनएक्टिवेट इन्फ्लेमेशन, दे रिलीज हिस्टामीन, और हिस्टामीन इज अ वेरी हाईली इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस। जिसका मतलब है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन हुआ? इओसिनोफिल। और प्रो इन्फ्लेमेटरी कौन हुए? बेसोफिल। इसका मतलब है इन दोनों का एक्शन एक दूसरे के क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया, इन्फ्लेमेशन कॉज करने में सिर्फ। बाकी काम डिफरेंट, एलर्जी एक डिफरेंट काम है, पैरासाइट को डील करना एक डिफरेंट काम, इनका कोई ऑपोजिट नहीं है। लेकिन वैसे ऑपोजिट कहां पे आ जाते हैं? जहां पे इन्फ्लेमेशन सीप इन करती है, उसमें ऑपोजिट हो जाते हैं। और लिम्फोसाइट का आपको पता ही है कौन सी इम्यूनिटी देते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी सेल और टी सेल वाली इम्यूनिटी का अलग से टॉपिक हम करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? मोनोसाइट, ये खुद से कुछ नहीं करते, बल्कि जब मैक्रोफेज बनते हैं तो फिर टिश्यू में क्या हो जाती है? फैगोसाइटोसिस। और न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज की फैगोसाइटोसिस में फर्क क्या है? न्यूट्रोफिल स्मॉल पार्टिकल की करते हैं, मैक्रोफेज लार्ज पार्टिकल। आगे एमसीक्यू बताने आपने मुझे, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हाँ जी, लीस्ट इन नंबर कौन सा है?
basophil. Select the set of WBC with function opposite to each other. कौन कौन से? eosinophil, basophil, inflammation के context से. Which blood cell phagocytose small and large particle respectively? कौन से होने चाहिए थे? होने कौन से चाहिए थे? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज. लेकिन गिवन ऑप्शन में क्या पिक करें? न्यूट्रोफिल एंड मोनो. रिस्पेक्टिवली का आ गया ना वर्ड. चार्ली में क्या गलत है? ऑपोजिट लिखा. आंसर ठीक है लेकिन ऑपोजिट लिखा. बात समझ आ गई? तो फंक्शन ऑफ ब्लड बहुत ही आसान हो गए. आपने इंडिविजुअल सारे पार्ट्स पकड़ते जाने, उसके फंक्शन हो जाएंगे. कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, अभी मैंने लिखा है ऑनकोटिक का दूसरा नाम है. 75% बाय एल्ब्यूमिन, 25% बाय ग्लोबल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट चलती रहती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आपको पता है, वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, गैसेस, सब कुछ. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बॉडी डिफेंस WBCs की तरह से, इम्यूनिटी भी WBCs के साथ आ गई. इंटरफेरॉन एंड एंटीटॉक्सिन, ये बेटे वो ग्रेन्यूल्स हैं. ग्रेनुलोसाइड नहीं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये वो ग्रेन्यूल्स हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं. एंटीटॉक्सिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड टॉक्सिन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया, वायरस से अटैक से बचा रहे हैं. बफर एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी. आपको पता है ब्लड में स्ट्रॉन्गेस्ट बफर के तौर पे कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का काम आरबीसी के साथ तो है ऑक्सीजन कैरी करना, लेकिन एक और काम भी क्या कर रहा है यार, आपको बताया नहीं था. जब CO2 ट्रांसपोर्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड दो में टूट के क्या बनता है? बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कहां जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है. और हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक है, तो अगर हीमोग्लोबिन एसिडिक अपने साथ जोड़ा है तो वो ब्लड की पीएच को थोड़ा ज्यादा कर रहा है. अगर वो एसिड रिलीज कर रहा है तो ब्लड की पीएच को कम. तो इसका मतलब है बफर तो बन गया ना फिर. तो दैट्स हाउ हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ बफर. और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पीएच मेंटेनेंस. हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का बैलेंस ब्लड के अंदर. सेल के अंदर तो है ही, ये ब्लड के अंदर की बात हो रही है जो सेल के बाहर काम कर रहा है. होमियोस्टेसिस मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट. से बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइपोथैलेमस है ना मेन हमारा होमियोस्टेट. तो ये हाइपोथैलेमस को कौन बताएगा कि बॉडी का वाटर कम हो गया है? कौन बताएगा उसको कि यार थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करना है? ब्लड. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैपिलरी के लेवल पे. अच्छी चीजें सेल को दे देना, वेस्ट उससे ले लेना. मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो यही तो हो रहा है सारा. ये सारे काम मिलके क्या कर रहे हैं? मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट बाय प्रोड्यूसिंग हेपरिन, हिस्टामिन. आल्सो मेंटेन अमाउंट ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग वाटर एंड सॉल्ट. यही तो होमियोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट है इसमें. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.